Hi friends and students, welcome to Physics Fusion with Faisal Ali YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनईडी का पास पेपर 2016 का। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर ऑप्शन ए है, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट मोमेंटम रिमेन सेम, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, momentum increases and kinetic energy remains same, only momentum remains same but kinetic energy changes. As we all know कि जो इलास्टिक कोलिजन है उसके अंदर आपके पास मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो टेक्निकली इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली हमारे पास बी आंसर होगा। तो बी एक ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों चीजें कंजर्व है। उसके बाद ये है कि इफ द सेकंड क्वेश्चन है, इफ द अर्थ रेडियस बिकम ट्वाइस, अगर उसे 2 टाइम कर दिया जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी, देन द जी वैल्यू विल बी, क्वेश्चन नंबर 2, ए है g/4, बी है 4g, सी है g/2 और डी है 2g। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इस जगह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो जी की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें कहा गया है कि जो आपका न्यू रेडियस है वो बेसिकली 2 टाइम्स है योर फर्स्ट रेडियस की। ये हमारा फर्स्ट रेडियस था अर्थ, और ये नया अर्थ हमें उन्होंने गिवन किया है, दैट्स अ बिट बिगर। अब हमें न्यू जी की वैल्यू मालूम करनी है बिकॉज अर्थ उन्होंने रीसाइज कंडीशन दे दी है हमें। तो न्यू जी मालूम करने के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट वही रहेगा, मास ऑफ अर्थ जो है बेसिकली वो भी वही रहेगा, सिर्फ उन्होंने उसका वॉल्यूम एक्सपैंड कर दिया है। तो इसका मतलब है कि तो उसका जो रेडियस है वो रेडियस अब न्यू रेडियस आएगा। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास होगा जी एम ई अपॉन आर डैश। अब आर डैश की वैल्यू बेसिकली ओल्डर आर के हिसाब से 2 टाइम्स है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट वुड बी स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्वायर को सॉल्व कर लें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और रेस्ट ऑफ को आप अगर अलग से डिवीजन में लिख दें तो यू विल सी कि ये वाला जो फैक्टर है ये ओरिजिनल जी की वैल्यू को शो कर रहा है। सो इट मीन्स कि आपकी जो जी वैल्यू है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी न्यू वाली एज कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू। तो 1, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा, आप अर्थ के सेंटर से दूर हो जाएंगे और आपकी जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी 4 टाइम्स। तो इसका प्रोबेबली जवाब आपके पास आएगा ए आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है ये पूछ रहा है। ए डीसी कन्वर्टेड इनटू एसी, बी एसी कन्वर्टेड इनटू डीसी, सी ब्लॉक एसी एंड अलाउ डीसी, डी ब्लॉक डीसी एंड अलाउ एसी। अब सबको आपको भी पता होना चाहिए कि जो रेक्टिफायर बेसिकली होता है वो बेसिकली डायोड होता है, और डायोड जब आप एसी सप्लाई डायोड को देते हैं तो एसी को डायोड एसी को कन्वर्ट करके देता है डीसी में। तो बी इसका आंसर होगा। उसके बाद हम आते हैं कि अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज, आपने उसको मैक्सिमम रेंज के लिए प्रोजेक्टाइल को फायर किया है। मैक्सिमम रेंज का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम रेंज का मतलब ये होता है कि आपको डाटा में जो चीज़ गिवन है, खास तौर पे एंगल की इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने क्लियरली नहीं लिखी, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि आपका 45 डिग्री है। और याद रहे कि 45 डिग्री पर जो साइन 2 थीटा होता है वो बराबर होता है 1 के। ठीक है। आगे उन्होंने पूछा विद इनिशियल वेलोसिटी 20 एंड जी वैल्यू 10। अब आपका अगर रेंज का फार्मूला देखें कि उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू उन्होंने राउंड अबाउट करके दे दी ताकि आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकें, तो ये आ गया। अब हमें पता है कि आपकी रेंज जो मैक्स है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब ऊपर 20 है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकॉज इज 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर है, और जी की वैल्यू है 10। तो अगर यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर दें तो आपका 20 डिवाइड होगा 10 से बेसिकली 2 टाइम्स, तो इट वुड बी 40 मीटर। तो 40 मीटर बेसिकली इज योर आंसर, so this is your answer. Clear?
आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल को गौर से पढ़ें, उसमें तमाम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अवेलेबल है उसको आप नोट करें और उसके बाद उसे सॉल्व कर दें। अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A ball of mass 2 kg with a velocity of 10 meter per second strikes a ball, एक दूसरी बॉल से टकराती है, and returns with the same velocity 0.01 second. Find F on the bat. अब यहाँ पे उसने कहा है कि एक आपकी बॉल है जिसका मास है 0.2 kg, वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ हिट करती है और कितने टाइम के लिए हिट करती है, 0.01 सेकंड के लिए। तो आप फोर्स मालूम करें कि कितनी है। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली इम्पल्स के फार्मूले से सॉल्व होगा और इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं जब बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होती है और उसका फार्मूला होता है F इंटू डेल्टा टी। अगर हम F मालूम करना चाहें तो वो हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। अब P की वैल्यू में सबसे पहले 0.2 kg आपका जो मास आपको गिवन है और उसके बाद जो वेलोसिटी क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है mv के, तो मास तो आ गया, डेल्टा P की जगह आपने मास तो लिख दिया है और अब आपकी जो वेलोसिटी है वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। उसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 0.01 सेकेंड के साथ। अब फॉर एग्जांपल आप पॉइंट्स देख रहे होंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शंस पॉइंट्स वाले नंबर्स हैं, तो बगैर कैलकुलेटर के कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका ढूंढते हैं। अब आप देखें कि अब अगर आप फोर्स मालूम करना चाहते हैं तो 0.2 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁻1, साथ में उसको मल्टीप्लाई हो रहा है 10, मैं अभी यूनिट इसके साथ नहीं लिख रहा। नीचे है 0.01, अगर आप पॉइंट को 1 के उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। ये -1 है, ये -2 है, तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो इसमें से एक बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10⁻+1, क्योंकि जो माइनस का 1 नीचे बचेगा वो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा और जब आप प्लस का पावर कैंसिल करेंगे तो जवाब आ जाएगा 200 न्यूटन। तो टेक्निकली ये बेसिकली 200 न्यूटन इसका आंसर है। जूल्स इनटू सेकंड, तो बेसिकली ये जो आपसे सवाल पूछा गया है वो है कि जूल इनटू सेकंड इज द यूनिट ऑफ, जूल इनटू सेकंड यूनिट जो है वो बेसिकली प्लांक्स कांस्टेंट का होता है और उसके अलावा एक और क्वांटिटी का भी यूनिट होता है, उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट जूल इनटू सेकंड होता है। ये याद रखिएगा कि प्लांक्स कांस्टेंट को एनर्जी कांस्टेंट भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड, कम से कम वो एनर्जी जो किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए चाहिए होती है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मास डिफेक्ट से पैदा होती है या बनती है और जो आप न्यूक्लियस को होल्ड करके रखती है, एक यूनिट बना के रखती है। इसके बावजूद के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं और उनके दरमियान में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सिव फोर्स होती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी उस फोर्स को भी ओवरकम कर रही होती है और आपके न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखती है। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट में या न्यूक्लियस के 1 यूनिट होने के कॉन्सेप्ट में पैकिंग फ्रैक्शन भी जिक्र किया होता है या बाइंडिंग फ्रैक्शन भी होता है। तो आपका ध्यान शायद जा सकता हो कि ऑल ऑफ दिस, थैंक यू, दरवाजा बंद कर दो। तो अगर जब आप बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आप पैकिंग फ्रैक्शन भी उस वक्त पढ़ते हैं, बाइंडिंग फ्रैक्शन के बारे में भी सोचते हैं, तो हो सकता है आपका ब्रेन इस चीज पर जाए कि शायद इसका जवाब ऑल ऑफ दीज है। लेकिन याद रखिएगा कि ऑल ऑफ दीज इसलिए नहीं होगा कि उसने कैटेगोरिकली पूछ लिया है कि एनर्जी बताएं। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। क्लियर, आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटीनोड्स ऑफ वेव, तो बेसिकली ये लैम्डा अपॉन 2 होता है। मैंने अपने प्रीवियस एनईडी के पेपर में भी ये सवाल सॉल्व किया था कि दो नोड्स बेसिकली अगर आप स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पे दिस इज योर स्टेशनरी वेव्स, ये जो हाइटेड पॉइंट्स होते हैं इन्हें एंटीनोड कहा जाता है, इसको आप ए लिख दें। और ये जो मीन पॉइंट पर पॉइंट होते हैं इनको आप नोड कहते हैं, इन्हें एन लिख सकते हैं। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के अंदर लैम्डा अपॉन 2 वेवलेंथ कवर होती है।
इन आइसोबैरिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिकल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप इसको स्टडी करते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सा है। तो याद रखें, आइसो का मतलब होता है सेम, बैरिक का मतलब होता है प्रेशर। तो प्रेशर जिस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में कांस्टेंट होगा वो ही इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है प्रेशर नॉट कांस्टेंट, सी ऑप्शन है वॉल्यूम कांस्टेंट, डी ऑप्शन है हीट कांस्टेंट, लेकिन जवाब इसका है प्रेशर कांस्टेंट। एक बात और भी याद रखिएगा कि प्रेशर को मालूम करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे आप बैरोमीटर भी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इन विच प्रोसेस डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। तो याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी अगर आप उसका फॉर्मूला लिखना चाहें दैट वुड बी इक्वल्स टू 3/2 kT, ठीक है। और वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। और सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो है आइसोथर्मल। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। तो इस केस में जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में भी कोई फर्क नहीं आएगा। रेस्ट ऑफ द तीनों प्रोसेस जो है आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, इनमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नट साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस एंड इट अब्सॉर्ब्स 600 जूल ऑफ हीट एनर्जी, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। अब एक चीज यहाँ पर याद रखें कि जो आपका कार्नट इंजन है उसका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो ये होता है। इसमें एब्जॉर्ब एनर्जी की कोई बात नहीं होती, कोई चीज इसमें डिस्कस नहीं होती एब्जॉर्ब एनर्जी से रिलेटेड। हम टेम्परेचर की वैल्यू से डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं, या आपके पास दो एनर्जीज अवेलेबल हों तो आप इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर तो दो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज दो अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है 600 जूल, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद इसका फार्मूला होता है 1 - कूल टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, मल्टीप्लाई बाय 100। अब पहला टेम्परेचर, लेट्स सपोज लो टेम्परेचर जो है दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 केल्विन जवाब आ जाएगा। उसके बाद 227 जो हाइट आपका हॉट टेम्परेचर है उसको आप 273 ऐड करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 500 केल्विन। अगर आप फार्मूले में रखें, इसको सॉल्व करें, 400 डिवाइडेड बाई 500 तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 डिवाइडेड बाई 5 को आप 0.8 लिख सकते हैं, 0.8 को जब आप माइनस करेंगे 1 में से तो 20% एफिशिएंसी जो है वो इसका आंसर आएगा। तो 20% इज द एफिशिएंसी इज द आंसर, और ऑप्शन जो ए है वो पॉसिबली इसका आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। A charge q is enclosed in a Gaussian surface if radius r, if its radius is double, then delta s is डेल्टा फाई क्या होगा। अब डेल्टा फाई का पहले फॉर्मूला एड्रेस करते हैं कि डेल्टा फाई के फॉर्मूले में क्या आर की वैल्यू होती है। डेल्टा फाई के फॉर्मूले में आपके पास होता है बी इंटू डेल्टा ए, बी इंटू डेल्टा ए, जो कि इवेंचुअली बराबर होगा क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। अ चार्ज क्यू इज इनक्लोज इन अ गॉसियन स्फीयर, एक गॉसियन स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज क्यू जो है वो इनक्लोज्ड है। इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड देन डेल्टा आर इज, तो डेल्टा आर क्या होगा। अब यहाँ पे हम देखें कि आपका जो फाई का फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए, ठीक है। और इवेंचुअली जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बराबर आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में अगर आप देखें तो कोई R का फैक्टर मौजूद नहीं है। यहाँ पे इस फार्मूले को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको शायद फील हो कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में R² का फैक्टर होता है तो शायद R की वजह से
फाई की वैल्यू चेंज होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर ई में आर स्क्वायर का फैक्टर है तो डेल्टा ए में भी आर स्क्वायर का फैक्टर होगा, वो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए आपको इसी फॉर्मूले को कंसिडर करना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से ना तो आपका डेल्टा फाई हाफ होगा, ना 4 टाइम्स होगा, ना ट्वाइस होगा, बल्कि सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। If the positive terminal of the battery is connected with P terminal and the negative terminal is connected with the N terminal, अब ये डायोड का क्वेश्चन है। डायोड बेसिकली उसकी स्कीमेटिक सिंबल डायग्राम ये होती है, दैट इज माइनस, दिस इज प्लस। अगर यहाँ पे बैटरी जो है प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ अटैच कर दिया जाए तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है। तो ये बेसिकली आपका आंसर इसमें ए होगा। दिस नो रिवर्स बायस, दोनों भी नहीं हो सकते, कोई विड्थ की जंक्शन नहीं बढ़ती। दिस इज अ फॉरवर्ड बायस और इसमें जंक्शन की विड्थ कम होती है, बढ़ती नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा इंसर्कल कर देता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल फॉर्म्ड बाय द डोपिंग ऑफ। पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप किस चीज की डोपिंग से बना सकते हैं? अब मिसाल के तौर पे ग्रुप 3 की जो इम्प्योरिटी है, जिसे G3 या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल करके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो द बेस्ट पॉसिबल आंसर ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, बल्कि सी ऑप्शन है जिसमें गैलियम और इंडियम लिखा हुआ है। तो ये ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड इट इमिट्स। जब आप ब्लैक बॉडी को हीट अप करते हैं तो वो क्या इमिट आउट करती है? अब हीट उसने ये नहीं बताया कि आप कौन से टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे आउटपुट ऑफ द ब्लैक बॉडी डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम कंसिडर करेंगे कि मल्टी कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। उस केस में वो अल्ट्रावायलेट भी इमिट आउट कर सकती है, विजिबल भी इमिट आउट कर सकती है, इंफ्रारेड वेवलेंथ भी इमिट आउट हो सकती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेफ ऑप्शन के साथ जाएंगे, वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर एंड इमेज इज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स इमेज जो है वो आपकी बड़ी है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो है क्या है आपके पास, कि आपके पास डाटा में क्या अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? तो डेटा में आपके पास अवेलेबल है, मैग्निफिकेशन फैक्टर है 5, फोकल लेंथ आपके पास है 30 सेंटीमीटर, क्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी उन्होंने डिमांड कर लिया है, जो कि पी से बोलते हैं। क्यू जो है वो इमेज डिस्टेंस है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रहे कि m बराबर होता है q अपॉन पी के। अब m की वैल्यू बेसिकली 5 है, तो आप इसकी जगह 5 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा q बराबर होगा 5p के। मतलब आपने q की वैल्यू जो है वो p की फॉर्म में निकाल ली। उसके बाद थिन लेंस फार्मूला इस्तेमाल करें, जो कि 1 अपॉन एफ अपॉन 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू के बराबर होता है। अब p तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मालूम करना चाहते हैं, इसको एज इट इज रखें और q की जगह पे 5p रखें। अब क्या होगा कि आप एलसीएम लेंगे। अगर आप एलसीएम लें तो आपका 1 अपॉन एफ बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि एलसीएम आएगा इसका 5p, तो यहाँ p है तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ये 1 ही रहेगा। तो आपका ये जो आंसर यहाँ पे बनेगा दैट इज 6 अपॉन 5p। अच्छा, अब फोकल लेंथ जो है आपको गिवन है 30, तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन एफ की जगह पे आप 30 लिखेंगे और ये हो जाएगा 6 अपॉन 5p। अगर आप p कैलकुलेट करना चाहें तो p कैलकुलेट करने के लिए 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ और डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 6 टाइम तो डिवीजन हो जाएगी। 6 इंटू 6 बनेगा आपके पास 36। तो 36 सेंटीमीटर में ए जो है वो आपका आंसर है। उसके बाद हम आते हैं at -273 Kelvin the velocity of the molecule is equals to 0 according to the thermodynamical theory। अगर आपका टेम्परेचर -273 केल्विन तक चला जाए
इतना कम चला जाए, the volume of the body will become zero, the atomic oscillation of the molecule become dead, then the velocity of the molecule will also be zero. So इसका एक पहला ऑप्शन जो आपको मिला हुआ है वो जीरो है, दूसरा स्पीड ऑफ सैंड है, फिर उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट है, रिमेन सेम है। तो याद रखें कि इतने कम टेम्परेचर पे आपका एटॉमिक ऑसिलेशन अबाउट टू डेड होगा, मूव नहीं करेगा, तो इसलिए जीरो इसकी स्पीड होगी। फिर आपके पास आता है इफ द चार्ज E, अगर एक चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में और v में, और उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका रेडियस क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम एक चीज डिस्कस कर लेंगे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको आंसर, आपको फॉर्मूला याद नहीं होता, तो याद रखें कि आपको फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अपने लिए आसानी करनी होती है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ठीक है। कौन सी फोर्स है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। डिफ्लेक्ट करेगी मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर स्ट्रेट जा रहा है तो उसके कर्व को ऐसे बेंड कर देगी, सर्कुलर बेंडिंग फोर्स है। तो बेंडिंग फोर्स इवेंचुअली बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को सर्कल में रोटेट करती है। मैग्नेटिक फोर्स बराबर है ई वी बी के, और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। अब यहाँ पे उसने हमसे रेडियस डिमांड किया है। क्या डिमांड किया है? रेडियस डिमांड किया। तो अगर हम रेडियस का वैल्यू निकालें तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर, अभी हम डिवाइड नहीं करते, और डिवाइड कर जाएगा ई वी बी के साथ। तो 1 टाइम्स वी से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जवाब आएगा एम वी अपॉन ई बी। तो लोकेट द आंसर, आप लोग इस आंसर को लोकेट करते हैं। एम वी कहाँ है? ये रहा ई बी। तो दिस इज योर आंसर। देर इज नो बी, देर इज नो सी, देर इज नो डी ऑप्शन, दिस इज योर आंसर। आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अपने आंसर को जनरेट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। उसके बाद NaCl क्रिस्टल इज यूज फॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ, ये NaCl जो क्रिस्टल है बेसिकली इसकी एटॉमिक डायमेंशन एक्सरेज की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होती है, और इसको ब्रैग्स ने इस्तेमाल किया था एक्सरे की डायफ्रैक्शन को एनालाइज करने के लिए। तो इसको डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज को अंडरस्टैंड किया था, ब्रैग्स डायफ्रैक्शन भी कहते हैं, लेकिन वाइट लाइट नहीं कहते, लेकिन ब्रैग भी कह सकते हैं और एक्सरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यूज एक्सरे के लिए हुई थी, ब्रैग्स ने की थी, तो उसको ब्रैग्स डायफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो यू कैन गो विद बोथ ऑप्शंस, बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग रोटेटेड एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक मास अटैच है स्प्रिंग के साथ और रोटेट हो रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल फ्लाईव्हील एट अ टेंजेंट इफ इट स्ट्रिंग्स ब्रेक्स, दिस इज ड्यू टू, किसकी वजह से वो मूव होगा? मिसाल के तौर पे एक रस्सी के साथ आप कोई चीज बांध दें, फिक्स कर लें और उसको अपनी बॉडी के अराउंड रोटेट करना शुरू कर दें। अगर अचानक से किसी पॉइंट के ऊपर आप उसे रिलीज कर दें तो वो सर्किल में नहीं बल्कि टेंजेंटली इमिट आउट होगी। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ कि अगर एक बॉडी को आप ऐसे सर्कल में रोटेट कर रहे हैं और किसी पॉइंट से इमिट आउट कर देते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ मास अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग रोटेटेड एट अ कांस्टेंट स्पीड in a horizontal circle will fly off at a tangent if the string breaks. This is due to, it means कि अगर आपके पास एक मास है जिसको आप किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं और उसे स्ट्रिंग के साथ अटैच करने के बाद सर्कल में रोटेट करवाते हैं, और अगर आप किसी पॉइंट पर अगर वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए तो वो बिल्कुल ऐसे टेंजेंट फ्लाई ऑफ करता है, और ये होता है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। दिस इज नॉट ड्यू टू इनर्शिया, दिस इज नॉट ड्यू टू एनीथिंग, दिस इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड मूव करवाने में रोल प्ले करती है आउट ऑफ सर्कल। एज द प्लेट्स ऑफ, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स मूव्ड क्लोजर टुगेदर, अगर प्लेट एक दूसरे के करीब आ जाएं
तो कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला कैपेसिटेंस का याद होना चाहिए, जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमारा अभी जो कंसर्न है वो डी सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स है। अगर ये आपकी एक प्लेट है और ये आपकी दूसरी प्लेट है, अगर आप इसको प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस के साथ माइनस हो जाएगी। अगर इनका आप ये डी वैल्यू कम करेंगे तो ऑब्वियसली डी डिनोमिनेटर में है, तो कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा। तो चार ऑप्शन आपके पास है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, रिमेन अनचेंज्ड। सो देयर इज नो डिस्कशन, ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा। A power line of 3 kilowatt, क्वेश्चन नंबर 22, a power line of 3 kilowatt आपका पावर लाइन है। इलेक्ट्रिक वायर is connected across 250 volts, how much current does it wire take? पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है। सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? P is equals to VI। हमेशा वो फार्मूला चॉइस किया जाता है जिसमें मिनिमम एक पैरामीटर अननोन हो, बाकी नोन हो। तो इसमें एक ही अननोन है, हमें बेसिकली इसमें से करंट मालूम करना है, तो ये बराबर हो जाएगा P अपॉन V के। P की वैल्यू है 3 किलो, का मतलब होता है 3 इंटू 10 पावर 3 वॉट डिवाइडेड बाय, और इस आपके पास 250 जो है वो वोल्टेज है। आप इसको डिवाइड कर लें मिसाल के तौर पे, तो आपका क्या जवाब आना चाहिए? अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो 250 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2.5 इंटू 10 पावर 2। इसका यूनिट वॉट आएगा और इसका यूनिट वोल्टेज का वोल्ट्स होगा। अब देखें 2 जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे +1 बच जाएगा, यहाँ पे 2.5 है और यहाँ पे 3 है। 3 अगर नीचे भी 3 हो तो 1 जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? 1 जवाब आएगा। लेकिन क्योंकि नीचे 3 नहीं है, ठीक है, 3 से कम वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अ पावर लाइन ऑफ 3 किलोवाट इलेक्ट्रिक वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट। एक पावर लाइन है जिसकी पावर रेटिंग है 3 किलोवाट और इलेक्ट्रिक वायर कनेक्टेड है उसकी 250 वोल्ट वोल्टेज के साथ। हमें करंट मालूम करना, हाउ मच करंट डज इट टेक। तो वो फार्मूला चॉइस किया जाता है जिसमें मिनिमम पैरामीटर अननोन हो और मैक्सिमम पैरामीटर नोन हो। तो इसमें आई अननोन है, P इज इक्वल्स टू VI इज अ पावर्स फार्मूला। तो P अपॉन V हो जाएगा, P की वैल्यू रखेंगे, डिवाइड करेंगे 250 के साथ। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करें तो 10 पावर 2 बन जाएगा। कैंसिल करेंगे, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ऊपर प्लस का 1 बचेगा। लेकिन जो आपको डिवाइडिंग करने हैं फैक्टर वो है 3 अपॉन 2.5। थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं कि नीचे भी 3 है, तो क्या जवाब आना चाहिए? 1 आना चाहिए, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आप रफ जवाब करना चाहते हैं। अब क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे 2.5 है, तो उसका मतलब है कि 2.5 छोटी वैल्यू है, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा जवाब आएगा। मतलब मे बी 1.2, मे बी 1.22, मे बी 1.15, इसके करीब करीब जवाब आएगा। तो डायरेक्ट आंसर देख लें, 6 एम्पियर नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 1.5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 1.5 होने के लिए 3 की जगह पे एटलीस्ट 4 होना चाहिए था और डी होना चाहिए 10 एम्पियर। तो हम सिंपली अगर हम इसको सिर्फ डिवाइड अगर आप कर लें खुद भी मैनुअली, तो इसका जवाब आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻1 एम्पियर। ठीक है, और ये बनता है 12 एम्पियर। तो इसका 12 एम्पियर आंसर है। आप इसको डायरेक्टली गैस भी कर सकते हैं यहाँ से कि ये 12 होगा। ठीक है, अगर आप स्मार्ट इनफ हैं यू कैन सॉल्व इट। हाइड्रोलिक प्रेशर इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोलिक प्रेशर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हाइड्रोलिक प्रेशर, ये जो हम गाड़ियों के लिए प्रेशर जैक्स इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों कार्स के अंदर, ट्रैक्टर्स के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेट को इजीली पुल कर लेते हैं या लिफ्ट कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं। तो उसमें देखा जाए हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ नहीं हो सकता। पहली चीज़ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हुक्स लॉ तो स्प्रिंग से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा आर्किमेडिक प्रिंसिपल, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्लूइड फ्रिक्शन में फ्लूइड डायनामिक्स में यूज होता है, लेकिन आर्किमेडिक प्रिंसिपल हाइड्रोलिक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। स्टोक्स लॉ बेसिकली यूज होता है फ्लूइड फ्रिक्शन में, ये भी नहीं इस्तेमाल होता, ये तो सिर्फ फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में बताता है। तो बेसिकली पास्कल लॉ इस्तेमाल होगा और ये लॉ जो है वो डिक्टेट करेगा हाइड्रोलिक प्रेस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड, अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, सेम रहे, चेंज ना हो, देन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज।
तो नेट टॉर्क क्या एक्ट करेगा? तो याद रखें कि ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन का फॉर्मूला है, जो कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है डेल्टा टी सॉरी अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो देन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम वो क्या होगा? ऑप्शन ए है मैक्सिमम, बी है मिनिमम, सी है जीरो और डी है कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन बराबर होती है टॉर्क बराबर है डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि एल एफ मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों आपस में क्या है? सेम है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो जीरो आ जाएगा ऊपर और डेल्टा टी हो जाएगा और इवेंचुअली टॉर्क भी क्या होगा? जीरो होगा। तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन होती है जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि टॉर्क वो एजेंट होता है जो टर्निंग इफेक्ट पैदा करता है। जब वही नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर जाते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ए ऑप्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बी ऑप्शन है द अप्लाइड फोर्स, सी ऑप्शन है द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, डी ऑप्शन है पावर कंज्यूम। अब यहाँ देखें कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये सर्टेन हाइट है। आप अगर ये पाथ लेकर जाते हैं या आप डायरेक्टली स्ट्रेट जाएं या आप इस तरह जाएं, अल्टीमेटली जब फाइनली आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक हाइट चाहिए होगी और हाइट आप बिल्कुल अंडरनीथ जो पॉइंट होगा ग्राउंड बॉडी के बिल्कुल नीच वहीं से लेंगे। अब उसमें भले आपका ट्रैक 1 हो, 2 हो या 3 हो, उसमें हाइट हर जगह सेम रहेगी। तो इसका मतलब है कि पाथ के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो इसलिए सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हुए होंगे कॉन्सेप्ट के साथ। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि साथ में मैं आपको उनके पॉसिबल रीजंस भी बता दूं कि जिनकी वजह से इनके आंसर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों हैं। फिर भी कोई सवाल आपकी क्यूरी रह जाए तो आप इसे पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसको भी सॉल्व करके आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।